गाइस पेपर 3 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसने रिलीज करी है एक ड्राफ्ट रेगुलेशन को, मसौदा नियम को, जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड से एसोसिएटेड है। तो इस पर हम लोग जो है वो चर्चा करते हैं। तो ये ड्राफ्ट, हालांकि मैं आपको बता दूंगा इसकी जो ड्राफ्ट होता है वो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्योंकि ड्राफ्ट तुरंत चेंज हो जाता है, यानी कि कुछ समय बाद उसमें चेंज कर दिया जाता है। बट एक्चुअली ड्राफ्ट पढ़ने से हमें ये फायदा मिलता है कि सरकार किस डायरेक्शन में काम कर रही है। तो आपको बता दें गाइस कि इस ड्राफ्ट में क्लियरली FSSAI का कहना है कि कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता, ना ही सेल कर सकता है किसी भी प्रकार के फूड प्रोडक्ट्स को या फिर फूड इंग्रेडिएंट्स को, यानी कि जो सामग्री वगैरह हमें नहीं देखने को मिलती खाने में जो डाली जाती है खाद्य सामग्री, तो ना कोई उत्पादन करेगा, ना कोई बिक्री करेगा फूड प्रोडक्ट की, ना कोई सामग्री इंग्रेडिएंट्स जो है वो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो कि बिना अप्रूवल का है, यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या क्रॉप्स जिनको अप्रूवल नहीं मिला है, तो उससे रिलेटेड कोई भी खाना बाजार में नहीं बेचा जाएगा। आपने मार्केट से कोई चिप्स का पैकेट खरीदा होगा या कोल्ड ड्रिंक पी होगी, तो आप देखना उस पर पीछे FSSAI का टैग लगा रहता है, क्योंकि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो उसको सर्टिफाई करती है FSSAI, राइट। यानी कि उसको देखकर, उस FSSAI को देखकर समझ में आ जाता है कि हाँ, कि ये जो फूड प्रोडक्ट है ये FSSAI के द्वारा दिए गए नॉर्म्स के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग हमें देखने को मिलता है, यानी कि सेफ है, सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, हमारे खाने के लिए सेफ है। तो बहुत ध्यान से समझिए कि जो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होते हैं तो उनसे जो फूड अब बनाया जाएगा या बनाया जाता है तो वो FSSAI अलाउ नहीं कर रही है, उसको बैन कर रही है। अच्छा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के बारे में तो आप जानते हैं, या ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते नहीं जानते क्या? चलो एक बेसिक सी चीज में सिंपल सी पहले समझाता हूं कि ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो है वो होते क्या है, राइट। तो इस पर हम लोग जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आनुवंशिक रूप से संशोधित जीव या ट्रांसजेनिक जीव, ये क्या है? तो देखिए गाइस, जेनेटिक मटेरियल आप समझते हैं DNA, सभी को पता है हमारी बॉडी के अंदर DNA हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, बॉडी में। एंड एक प्रॉपर जो जीनोम, एग्जैक्टली जीनोम आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्या रखिएगा? जीनोम, GENOME। जीनोम क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ DNA। क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ DNA का एक कंप्लीट सेट को हम लोग जीनोम बोलते हैं। अब ये जीनोम में होता क्या है? तो गाइज, आपके सर के बाल से लेकर आपके पैर के नाखून तक, राइट, जितनी भी चीज आपकी बॉडी में है ये जीनोम को स्टडी करके पता लगाया जा सकता है। इवन आपकी आंखों का कलर क्या है, आपको कोई बीमारी है कि नहीं, आपकी कितनी हाइट है, राइट, आपको इवन पता है आपका बिहेवियर कैसा है, ये तक पता लगाया जा सकता है जीनोम की मदद से। किसकी मदद से? जीनोम की, जीनोम को स्टडी करके। तो मतलब कि एक चीज आप समझ गए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनकी बॉडी के अंदर जो जीनोम है दैट इज अ सेट ऑफ DNA। क्या है? अ सेट ऑफ DNA। तो इसमें पूरी इंफॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो इस DNA को जब चेंज किया जाता है आर्टिफिशियली, जैसे आपने सुना होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक के माध्यम से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के DNA को जब चेंज किया जाता है, उसको ऑल्टर किया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है, तो उसके बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है, आर्टिफिशियल लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैसे एक्चुअली नेचुरली होता है, बट ये क्या करते हैं, उसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसको अलग बना देते हैं। तो वो जो बनेगा तो वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनेगा। तो मैं एक प्लांट का एग्जांपल आपको देता हूं, आपने बचपन में NCERT में पढ़ा होगा प्लांट के एग्जांपल के बारे में, कि जैसे कि एक प्लांट है, एक क्रॉप है, ठीक है, अपन एक क्रॉप की बात करते हैं। अब इस क्रॉप में काफी ज्यादा कीड़े लगते हैं। क्या लगते हैं? कीड़े लगते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? साइंटिस्ट ने इस क्रॉप को जो है वो देखा, कि प्रॉपर्टीज को उसकी समझा कि यार इसमें कीड़े जो है वो क्यों लगते हैं, क्या कारण है कीड़े लगने का। या फिर इन्होंने एक ऐसे क्रॉप को स्टडी किया जिसमें कीड़े की लगने की प्रॉब्लम ज्यादा है, और एक ऐसा क्रॉप है जो पेस्ट रेजिस्ट है। क्या है? पेस्ट रेजिस्ट, यानी कि उसमें कीड़े नहीं लगते। तो अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने देखा कि यार ये क्रॉप के अंदर ऐसा क्या है कि इसमें कीड़े नहीं लगते। तो उन्होंने पाया कि इसके DNA में एक ऐसी चीज हम लोग को, ऐसा जीन, क्या, ऐसा जीन
हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि कीड़ों को भगाता है, पेस्ट रेजिस्ट है। तो साइंटिस्ट रिसर्चर ने क्या किया कि उसके उस जीन को, यानी कि जो क्रॉप जिसमें क्षमता है कीड़ों को भगाने की, तो और वो क्षमता साइंटिस्ट रिसर्चर को पता लग गई कि इसके एक जीन के कारण है, तो इन्होंने क्या किया, इसके जीन को अलग कर दिया, निकाल दिया, और फिर इसके जीन को कहां पर लगाया, उस क्रॉप में लगाया जिस क्रॉप में कीड़े की समस्या ज्यादा है। फिर कुछ समय बाद जब देखा गया कि क्रॉप इस प्रकार से चेंज हुआ कि अभी उसमें कीड़े लग रहे थे, बट इस मॉडिफिकेशन के बाद, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बाद उसमें अब कीड़े नहीं लगते हैं, मतलब कि अब वो बदल गया है। अब उसकी जो लिविंग, जो नेचुरल प्रॉपर्टी थी, वो चेंज हो गई है। तो जब ऐसी चीज होती है और फिर जब ऑर्गेनिज्म बनता है, चेंज होता है, तो वो जो नए ऑर्गेनिज्म को हम लोग कहेंगे जेनेटिक या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब आप बात समझे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता क्या है, तो आई थिंक कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, है ना। अब पता है गाइस, ये बहुत डेंजरस भी है। कैसे डेंजरस है, थोड़ी सी बात मैं आपको बताऊंगा, आप खुद समझिए कि हम अगर नेचर के साथ चेंज करेंगे तो हमें नहीं पता आगे चल के क्या होगा। जैसे कि आज की डेट में साइंटिस्ट रिसर्चर, जैसे मैं मान लेता हूं कि इन्होंने वही उसी क्रॉप की बात करते हैं हम लोग, जैसे कि लेट्स से कि हम एक क्रॉप बनाना ले लेते हैं, ठीक है, बनाना, केला। अब साइंटिस्ट रिसर्च, जैसे आपको बताएगा इसकी केला बहुत जल्दी सड़ जाता है, आप केले को खरीद के लाते हो, डाइनिंग टेबल पर रखते हो, कुछ समय बाद सड़ जाता है। अब मैं मान लेता हूं कि कुछ साइंटिस्ट रिसर्चर ने ऐसे केले को बना दिया कि वो 1 महीने तक नहीं सड़ेगा या 2 महीने तक नहीं सड़ेगा, यानी कि वो प्रिजर्व, उसकी प्रॉपर्टी जो है, जैसे सड़ने की, क्या होता है गाइस, ये सब नेचुरल प्रॉपर्टी होती है, राइट, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या, वो क्या है, वो धीरे धीरे करके सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है ना। अब साइंटिस्ट रिसर्चर ने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दी कि इसकी जो डिकम्पोजिशन की प्रॉपर्टी थी उसको इन्होंने स्लो कर दिया। क्या कर दिया, स्लो कर दिया, कि अब वो धीरे धीरे सड़ेगा। बट आप मुझे ये बताओ कि क्या ये सेफ हो सकता है कि नहीं। अब आप बोलोगे, कुछ लोग बोलेंगे कि सर ये तो बहुत अच्छा है, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो किसान है उनको काफी बेनिफिट मिलेगा, हमारे पास वैसे ही स्टोरेज की बड़ी प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, हमारे पास वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड चेन स्टोरेज हमारे पास नहीं है, तो इससे तो बहुत फायदा है। इससे तो जो प्रोडक्ट जो है, फ्रूट जो है, वो खराब नहीं होगा, फल खराब नहीं होगा काफी लंबे समय तक, और मार्केट में आराम से हम उसको बेच सकेंगे और बेनिफिट उठा सकेंगे, सड़ेंगे नहीं फल, है ना। तो ये तो बहुत फायदेमंद है, राइट। नहीं तो फिर सड़ जाते हैं तो हंगर की प्रॉब्लम भी होती है, लोगों को खाना नहीं मिल पाता, खाना सड़ जाता है, पहुंच ही नहीं पाता मार्केट तक, उससे पहले ही सड़ जाता है। तो इससे तो बहुत फायदे हैं, मान लिया फायदे हैं। बट आप मुझे ये बताओ कि साइंटिस्ट ने क्या किया, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जीन्स को चेंज कर दिया, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को गाइस चेंज कर दिया। आप इस गंभीरता को समझिए। अब उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर चेंज किया तो क्या पता आज से मैं मान लेता हूं कि 20 सालों तक उसने कोई हानि नहीं करी, बट लेट से कि आज से 30 साल बाद आपने देखा कि जहां पर भी वो क्रॉप लगाया जा रहा है उस जगह की मिट्टी सड़ जा रही है, मिट्टी खराब हो जा रही है, उस जगह के आसपास जितने भी पौधे हैं, प्लांट्स है, सब मर जा रहे हैं। मतलब कि अब इसने क्या करना शुरू कर दिया, इसने जहर रिलीज करना शुरू कर दिया, टॉक्सिन रिलीज करना शुरू कर दिया। देखो यार, आप जानते हो बहुत अच्छे से कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी होती है चेंज करने की अपने आप को एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट। जैसे कि हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो आज की डेट में हम लोग जैसे दिखते हैं ऐसे अर्ली पीरियड में हुआ करते थे क्या, अर्ली मैन पीरियड में आपने देखा अर्ली मैंस को, या उससे पहले चले जाओ, ह्यूमन की उत्पत्ति तो एक बंदर से ही हुई है ना, एक एप से ही हुई है। आप सभी लोग इस चीज के बारे में जानते हैं, बंदर से इंसान बना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंजेस आए कि नहीं आए। अब आप अगर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में चेंज करते हो और अभी तो क्या पता उसका ऐसा कोई नेगेटिव इफेक्ट आपको ना दिखाई दे और आपने बोला कि चलो बहुत अच्छा है, इसको अप्रूव कर दो, बट आगे चल के आज से 20-25 साल बाद अगर उसने नेगेटिव इफेक्ट दिखाया तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर और पता ही ना लगे आपको कि उसने इतने समय तक अलग अलग जगह की मिट्टी को जो है वो खराब कर दिया, और मिट्टी भी धीरे धीरे करके अब सड़ रही है, आपको पता ही नहीं, आइडिया ही नहीं। फिर 20 सालों बाद एकदम या 25 सालों बाद एकदम से खबर आ रही है कि अरे यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई, जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक बड़ा फेलियर सामने निकल के आया कि हर जगह की मिट्टी अब सड़ गई है, उपजाऊ बची नहीं, उस पर आप कुछ उगा नहीं सकते हो, तो कितनी बड़ी दिक्कत बढ़ जाएगी। सोचा है कभी, सोचो। सिविल सर्विसेज की तैयारी में आपको सीमित नहीं रहना है, आप ब्यूरोक्रेसी की तैयारी कर रहे हो, कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहे हो। कलेक्टर आज का नहीं सोचता है, आज का भी सोचता है,
बट आज के साथ साथ कल उसके क्या परिणाम होंगे, कोई भी उसकी ऑर्डर की, कोई भी एक्शन के, उसको आज ही सोच लेते हैं करेक्टर, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए और इसी तरीके से अप्रोचेस बनाइए सिविल सर्विसेज की। तो ये पूरा ओवरऑल टॉपिक था। अभी मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ और कुछ चीजें और हमें डिस्कस करनी है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म यानी कि जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए, जब इसको ऑल्टर किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि एक नया प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स के माध्यम से, तो उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं। इसके अंदर उसमें चेंजेस लाए जाते हैं, म्यूटेशन उसका किया जाता है, या फिर दूसरे की कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि दूसरे के जीन जो है वो इंसर्ट कर दिए जाते हैं एक दूसरे ऑर्गेनिज्म में, है ना, या फिर किसी के जीन्स जो है वो डिलीट कर दिए जाते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिलती हैं। और इंसर्टेड जीन जो होता है वो यूजुअली अलग ऑर्गेनिज्म से लाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बीटी कॉटन की बात करें तो बीटी जीन जो कॉटन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है वो बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगिनेसिस से किया गया है। किससे किया गया है? बैक्टीरियम बैसिलस थुरिंगिनेसिस, राइट। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो है ये एक नया ट्रेट लाने के लिए किया जाता है। मतलब कि जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया था, एक क्रॉप जिसमें कीड़े लग रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उसको चेंज कर दिया, उसको ऐसा बना दिया कि अब उसमें कीड़े नहीं लगेंगे, यानी कि उसके अंदर चेंज कर दिया, उसको मॉडिफाई कर दिया, है ना। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन की टेक्निक्स का उपयोग बहुत सारी जगह पर किया जाता है गाइस, जैविक एवं चिकित्सीय अनुसंधान में, बायोलॉजिकल और मेडिकल रिसर्च में, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो होते हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए, दवाओं के उत्पादन के लिए, और मेडिसिन में एक्सपेरिमेंट करने के लिए, प्रायोगिक चिकित्सा के लिए, है ना, जैसे कि जीन थेरेपी हो गई। एग्रीकल्चर में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे बीटी कॉटन हो गया, बीटी ब्रिंजल हो गया। और जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होता है वो प्रोटीन इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और इसके अलावा बायोफ्यूल, अलग अलग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया की मदद से बायोफ्यूल बनाने के लिए भी इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन की जो टेक्निक है या जेनेटिक इंजीनियरिंग है, या आज की डेट में काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। और अभी जो ये ड्राफ्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, मसौदा हम लोग को FSSAI का देखने को मिला है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स, उसको आप ना बेचोगे, ना उसको उसका कोई और प्रोडक्ट बनाओगे, ना उसके इंग्रेडिएंट्स बनाओगे, है ना। टोटली बैन कर दिया गया है, राइट, कि जो कि अप्रूव नहीं है या बिना अप्रूवल के आप नहीं करोगे। और अगर करते हो तो उसकी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की टेस्टिंग क्या होगी, तो उसके लिए भी नॉर्म्स जो है वो बताए गए हैं, राइट, जो कि लेबोरेटरीज के अंदर, प्रयोगशाला में उन नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा उसको टेस्ट करते समय, राइट। और ये प्रपोजल जो रखा है वो अप्लाई होगा सभी में, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, अनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों में, जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म में, अनुवंशिक रूप से तैयार किए गए जीवों में, और लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में, जीवित संशोधित जीवों में, इन सभी में जो है वो लागू होगा, राइट। और साथ ही साथ इसके अंदर सभी फूड प्रोडक्ट्स को जो है वो, जो कि फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग क्या होती है आसान और सिंपल भाषा में, जैसे कि आपने एक संतरा लिया, आप अपने घर में संतरा को लाओगे और इसको अगर आप रख दोगे, राइट, तो वो थोड़े दिन बाद सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। पेरिशेबल कमोडिटीज हैं, ये खराब हो जाती है कुछ समय बाद। बट अगर आप इस संतरे का जूस बना लो, ठीक है, और इसके अंदर कुछ प्रिजर्वेटिव्स ऐड कर दो, जैसे आपने देखा होगा ना बॉटल में संतरे का जूस आता है, या फिर फ्रूटी हम लोग को देखने को मिलती है, फ्रूटी कितने समय तक आप अपने घर पे रखते हो, क्या वो सड़ती है? क्या नहीं सड़ती, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव्स ऐड किया जाता है ना, कि जिससे कि वो सड़े नहीं। तो आपने क्या किया, फूड प्रोसेसिंग कर दी, आपने संतरे को संतरे के जूस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये कह रहे हैं कि फूड प्रोडक्ट में या फिर कोई फूड प्रोसेसिंग में किसी भी स्टेज पर जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं करना है। मतलब कि एक कंपनी अगर बोल दे कि इसने फूड प्रोसेसिंग के दौरान जो प्रिजर्वेटिव है, जैसे जो प्रिजर्वेटिव है जो सड़ाते नहीं है, राइट, क्या पता ऐसा प्रिजर्वेटिव, नेचुरल प्रिजर्वेटिव बनाया हो जो कि जेनेटिकली मॉडिफाइड माध्यम से बना हो, राइट। बट हालांकि अल्टीमेट रिजल्ट तो है वो जूस, कि जूस जो है, बट अल्टीमेट रिजल्ट जूस है। और क्या पता मैं मान लेता हूं कि जूस के अंदर कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट नहीं है, बट वो प्रिजर्वेटिव उसको बनाते समय जो यूज किया गया है तो वो तो होगा ना। तो कह रहे हैं कि किसी भी स्टेज पे फूड प्रोसेसिंग की आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उपयोग नहीं करना है।
और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिज्म, इसका उपयोग इंग्रेडिएंट्स के तौर पर भी नहीं किया जा सकता इन्फेंट फूड प्रोडक्ट्स में। यानी कि बच्चों को जो खाना जो प्रोवाइड किया जाता है ना, बच्चों के लिए जो खाना हम लोग को देखने को मिलता है, तो उसमें आप किसी भी कीमत पे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का उपयोग नहीं करेंगे। और ड्राफ्ट के अंदर प्रॉपरली बताया गया है कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो उसमें आपको लेबलिंग करनी है, उसमें मेंशन करना है, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट के बारे में, राइट, कि 1% या 1% से ज्यादा, राइट, जेनेटिकली मॉडिफाइड कंटेंट अगर किसी प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में यूज किया गया है तो उसकी लेबलिंग जो है वो की जाएगी। या जैसे कि जो अलाउड जो होते हैं, राइट, जैसे कि मान लेते हैं हम लोग जो अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के प्रोडक्ट या फिर एक कंपनी ने अप्रूवल लिया और उसको मान लेते हैं लेट्स से कि अप्रूवल जो है वो मिल गया जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का यूज करने का, तो उस कंपनी को अपने बॉक्स पे या अपने प्रोडक्ट के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट के तौर पर जहां पे रहता है ना, कि जहां पे प्राइस लिखी रहती है, पूरा कंटेंट लिखा रहता है उस प्रोडक्ट का, तो उसमें जो है वो मेंशन करना है कि इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है वो शामिल है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। गाइस इसमें एक छोटा सा अपडेट है, जो FSSAI का ये ड्राफ्ट रेगुलेशन जो है, जो ड्राफ्ट मसौदा FSSAI ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड के लिए लेकर आई है, तो उसको काफी सारे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के साथ मिलकर काम करते हैं, किसानों के हित के लिए, तो वो बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि FSSAI जो है वो क्लियरली इस चीज को मेंशन करे कि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो इंडिया में अलाउ नहीं किए जाएंगे, ना ही इनका प्रोडक्शन इंडिया में होना चाहिए और ना ही इसको इंपोर्ट कराना है, क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जो है वो इंडिया के लोगों की हेल्थ के लिए खराब है, इंडिया के एनवायरमेंट के लिए खराब है, और इंडिया का जो फूड कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है जो कि काफी ज्यादा डाइवर्स है, उसके लिए भी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो ये एक छोटा सा और एक्स्ट्रा अपडेट है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है।